ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज़ में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सीरीज़ जो है यूपीपीएससी मेंस 2020 को ध्यान में देखकर बनाई गई है और ये इस सीरीज़ का 11th लेक्चर है। आज के लेक्चर को शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप लोग ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। आप चाहे तो हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती हैं। इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपने डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और उस पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च करके उसे ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और यहाँ पे भी आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दिए जाते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 2 से। और क्वेश्चन है, एनलिस्ट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आयुष्मान भारत योजना एंड इट्स वेरियस एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग हेल्थ सिचुएशन इन इंडिया। आयुष्मान भारत योजना की मुख्य विशेषताओं और इसके विभिन्न लाभों और चुनौतियों को सूचीबद्ध करें। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेंगे कि पूरी आगे जो आयुष्मान भारत की जो योजना है ये है क्या। इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस या फिर लाभ को देखेंगे और अंत में देखेंगे कि इस योजना को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको जो आयुष्मान भारत की जो योजना है इसको दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान और दूसरा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। और ये जो पूरी स्कीम है इसको 2018 में हमारे प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी, इस स्कीम की। तो इस स्कीम में क्या किया जाएगा अब हम इसको समझेंगे। ये जो स्कीम है इसमें जो है पुअर पॉपुलेशन को या फिर गरीब आबादी को कवर करने की बात कही गई है। लेकिन गरीब जो आबादी है उसको कवर किस लिए करना है? उनको इसलिए कवर करना है ताकि उनको अच्छे से अच्छी जो है हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकें। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए जो है इसको पूरी योजना को लेकर आया गया है। इंडिया जो है केवल जो है उस अपनी जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है उसका केवल 1.3% जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेवा क्षेत्र है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है उस पर खर्च करता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी स्कीम लेकर आए ताकि जो है यहाँ पे लोगों को हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो है उपलब्ध करा सकें। और इंडिया में जितना भी स्वास्थ्य सेवा पे जो खर्च होता है, व्यय होता है, उसका 62% हिस्सा जो है वो लोगों की डायरेक्ट जेब से जाता है। ठीक है, सीधा वो जेब से जाता है। तो इसलिए जो है सरकार ये स्कीम लेके आई है ताकि जो है लोग जो है बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें और साथ में उनके जो पॉकेट पर जो खर्च होता है उसको भी कम किया जा सके। तो अब हम समझेंगे कि आखिर इसके की फीचर्स क्या हैं या फिर प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर अब हम इसकी फीचर्स की बात करें तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, ये सरकार द्वारा वित्त प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सरकार है वो प्रति फैमिली, ठीक है, पर फैमिली पर ईयर, ठीक है, पर ईयर जो है 5 लाख रुपए तक का जो है अगर उनको 5 लाख रुपए तक की कवरेज प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बीमा योजना है जिसमें कि हर साल जो है हर फैमिली को हर साल जो है 5 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर उनका जो है कवर किया जाएगा। कि अगर उनका जो खर्च होता है स्वास्थ्य सेवाओं पे प्राइमरी और टर्शियरी केयर में, तो उसका उसका 5 लाख तक का जो है खर्चा कौन उठाएगा, वो सरकार द्वारा उठाया जाएगा। तो अब हम समझेंगे आगे पहले जो है सेकेंडरी और टर्शियरी केयर होती क्या है, मतलब कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल होती क्या है। तो ये 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे प्राइमरी केयर की। प्राइमरी केयर होता है जबकि आप किसी फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो कंसल्ट जब हम जाके किसी भी फिजिशियन को या फिर किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो वो आता है प्राइमरी केयर में। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी केयर की। सेकेंडरी केयर वो होती है जबकि जो आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया है वो आपको कहता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी केयर। और अंत में आता है टर्शरी केयर। ठीक है, अंत में आता है टर्शरी केयर। टर्शरी केयर वो होती है जबकि जितने भी बड़े अस्पताल हैं और वहाँ पे जितने भी विशेषज्ञ हैं, जब हम उनकी सेवाओं को लाभ उठाते हैं तो उसको कहते हैं टर्शरी केयर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे न्यूरो सर्जरी हो गई, कार्डियक सर्जरी हो गई, या फिर जो कैंसर
कैंसर मैनेजमेंट, कैंसर प्रबंधन के लिए जब हम बड़े-बड़े विशेषज्ञों की जब हम सेवाएँ लेते हैं तो उसको कहते हैं टर्शरी केयर। और यहाँ पे केवल सेकेंडरी और टर्शरी केयर मतलब कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को ही कवर किया गया है। यहाँ पे जो प्राइमरी केयर है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो जितनी भी मेडिकल केयर है, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो किसी भी हॉस्पिटल में जो है जाके जो है कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी हॉस्पिटल से कोई भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर जो कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि इसमें लिस्ट किए गए हैं, इनकी लिस्टिंग की गई है, वहाँ से जाके जो है चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो पूरे भारत में किसी भी सरकारी या फिर निजी अस्पतालों में जो कि एनलिस्टेड है, वहाँ पे जो है चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। और इसके अंतर्गत जो है 10 करोड़ फैमिली को इंक्लूड करने की बात कही गई है। अगर हम आबादी से बात करें तो इसमें 50 करोड़ पॉपुलेशन को जो है इंक्लूड करने की बात कही गई है। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके अंदर जो है 50 करोड़ आबादी जो है हमारी, उनको जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो है उपलब्ध करा सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो कि इंडिया में जो 40% जो सबसे गरीब लोग हैं, इसमें उनको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए गए, कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है कि फैमिली का साइज़ कितना होना चाहिए या फिर जो है एज कितनी होनी चाहिए उन लोगों की, कि उनको अगर स्वास्थ्य सेवाएं के लिए अगर स्वास्थ्य सेवाएं का अगर लाभ उठाना है तो उसमें नहीं कोई भी एज नहीं उसमें मेंशन की गई है। तो छोटे बच्चे से लेकर जो बूढ़े लोग हैं उन वो सभी जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं इस पूरी योजना के अंतर्गत। ना ही इसमें किसी लिंग की बात की गई है, जेंडर की बात नहीं कही गई है। तो कोई किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और जितनी भी इसमें डिसीजेज हैं उसको जो है आयुष्मान भारत पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। और ये जो है ये अस्पताल में भर्ती होने के पहले और भर्ती होने के बाद दोनों ही खर्च को कवर करने के लिए इसमें बात कही गई है। इसी के साथ हम कहते हैं कि इसमें 1350 प्रोसीजर्स, ठीक है, 1350 जो है इसमें प्रोसीजर्स या फिर प्रक्रिया है, 23 मेडिकल स्पेशलाइजेशंस हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, मेडिसिन हैं। तो उन सभी को सूचीबद्ध किया गया है और इनकी जो है दरों को तैयार यहाँ पर किया गया है। तो इनकी कॉस्टिंग कितनी होगी ये पहले से ही निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद जितना भी प्रीमियम पे जो एक्सपेंडिचर होता है, जो भी खर्चा होता है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये दोनों ही द्वारा जो है शेयर किया जाता है। इसमें शेयर करने की बात की गई है। तो शेयर किस प्रकार से होगा, अगर जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी राज्य हैं और ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पे कितना होगा 60:40 के रेशियो में जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है शेयर किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जितने भी हिली एरियाज़ हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, तो उसमें जो है 90:10 के रेशियो में जो है यहाँ पे कॉस्टिंग जो है शेयर की जाएगी। और जितने भी यूटीज़ हैं जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो वहाँ पे जो है 100% ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है पूरी कॉस्टिंग जो है, पूरा जो खर्चा है वो केंद्र सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए लोगों को इसमें जो है जो निजी अस्पताल हैं उनको प्रोत्साहन करने की भी बात कही गई है। उनको कई तरीके से जो है प्रोत्साहित करने की भी यहाँ पर बात की गई है, ताकि जितने भी लोग हैं उनको जो है बेहतर से बेहतर जो है सेवाएं जो हैं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है, ठीक है, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में रणनीतिक खरीद के माध्यम से अपने लाभार्थियों के अस्पताल में भर्ती का भुगतान किया जाएगा। तो जितनी भी रणनीतिक खरीद होती है उसको क्या होती है, रणनीतिक खरीद या स्ट्रैटेजिक परचेज क्या होता है, उसकी अगर हम बात करें तो ये एक एजेंसी या फिर किसी संस्था द्वारा जब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं या फिर दवाएं खरीदी जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्ट्रैटेजिक परचेज कहते हैं। तो जितने भी जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे स्ट्रैटेजिक परचेजिंग की भी बात कही गई है, ताकि उनको बहुत तरीके से इंसेंटिवाइज कर दिया जा सके। और ये जो पूरे जो कल्याण केंद्र है, जितने भी जो वेलफेयर सेंटर्स होंगे यहाँ पर, उनमें जो है एक उनके लिए में उनके यहाँ पर जो है मैटरनल केयर और जो इन्फेंट केयर की भी बात की गई है, साइकोलॉजिकल केयर की बात की गई है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और चयनित संचारी रोगों के खिलाफ जो है टीकाकरण जैसी सेवाओं की पेशकश भी करने की बात की गई है। तो आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत अगर हम क्या बात करें तो इसके तहत जो है 1.5 लाख उपकेंद्रों को हृदय रोगों की पहचान और उपचार, सामान्य कैंसर की जांच, मानसिक स्वास्थ्य, बुजुर्गों की देखभाल और आंखों की देखभाल जैसी सेवाओं
का भी के लिए भी बात की गई है। तो इसमें कई प्रकार के जो डिजीज़ेज़ हैं, कई प्रकार की जो मेंटल वेलनेस की बात कही गई है, इन्फेंट केयर की बात कही गई है, मैटरनल केयर की बात कही गई है यहाँ पर। तो इसके अब हम देखेंगे कि आखिर क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या यहाँ पर इसके लाभ हैं, ठीक है? तो इसके लाभ क्या-क्या हैं, अब हम उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर। स्वास्थ्य देखभाल तक लोगों की जो पहुँच है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो जो लोग जो हैं अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेहतर चिकित्सक सेवाएँ जो है वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। कई कारणों से जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो उनकी जो है वहाँ पर जो है बेहतर चिकित्सा सेवा तक उनकी पहुँच को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे ये काम करेगा। इसके बाद ये ऐसी बहुत सारी जो है अर्ली डिटेक्शन करेगा, बहुत सारी ऐसी अगर हम शुरू में ही जो है अगर हमें पता होगा कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हैं, तो हम शुरू में ही डॉक्टर के पास जाएँगे। तो वहाँ पे प्रारंभिक पहचान, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन या फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर कोई भी डिसीज़ है तो उसके अर्ली पहचान या फिर प्रारंभिक पहचान करने में मदद करेगा और उसके साथ-साथ हमें बेहतर उपचार सेवाएँ लेने में भी मदद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड अलाउ इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने की बात की गई है और ये एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के करीब ले जाने में हमें मदद कर सकता है और लोगों की जो है स्वास्थ्य सेवाओं में समान पहुँच की भी अनुमति देता है ये जो आयुष्मान भारत की योजना है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो हेल्थ केयर जो है ये SDG जो है 3 के अंतर्गत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है, जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो इसको तय किया गया है, वो क्या है, वो है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलफेयर की बात की गई है। तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो SDG 3 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, उसको भी हम कहीं ना कहीं हासिल कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे वेलनेस सेंटर्स में प्रिवेंट द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। जितने भी ये कल्याण केंद्र है ये गैर संचारी रोगों की घटनाओं और प्रभाव को रोकने में हमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो केंद्र है ये जो है लोगों के वैक्सीनेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। लोगों के स्वास्थ्य सूचनाएं जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सक्यूज मी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी गैर संचारी रोग हैं उनकी जो है उनकी घटनाओं को रोकने के लिए भी बहुत हद तक ये जो है हमें हमारी मदद कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी योजना है, ठीक है, ये यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम के लिए जो है अग्रगामी है। ये सभी को जो है स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत जो है लाने के लिए अभी जैसे कि केवल जो है यहाँ पर कुछ ही प्रतिशत लोगों को जो है इंक्लूड किया गया है, जो कि गरीब लोग हैं उनको इंक्लूड करने की बात कही गई है। तो लेकिन यहाँ पे जो है यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम के भी रूप में इसको देखा जा सकता है कि ये जो पूरा है ये एक प्रीकर्सर है यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम का, कि ये एक अग्रगामी है, अग्रदूत माना जा सकता है कि जिससे कि आगे आने वाले दिनों में जब हमारे पास जो है पूरे संसाधन जो है बन जाएं, जब हमारे पास जो है पूरे तरीके जब हमारे देश में जब पर्याप्त संसाधन होने के बाद आयुष्मान भारत वो सभी देशों में जितने भी सभी देश के जो नागरिक हैं उन तक उन तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी ये जो है ये काम कर सकता है। जैसे कि अन्य जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी जो है बहुत तरीके के लोगों को जो है यूनिवर्सल कवरेज दी गई है, जितने भी लोग हैं उनको कवरेज दी गई है, उसमें कोई भी मैटर नहीं करता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो इसीलिए जब हमारे पास पूरे रिसोर्सेज हो जाएंगे तो यहाँ पर भी हम यूनिवर्सल कवरेज कर सकेंगे। जैसे कि अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, NHS सॉरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज के रूप में जो है सभी को जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं, आखिर इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हमें देखने को मिलेंगी इसको पूरे कार्यक्रम में। तो अगर हम इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसकी वित्तीय लागत जो है वो अभी भी अज्ञात है और जो लागतों का जो आकलन करने के लिए जो डेटा है वो भी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में जो भी हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है या फिर बीमा एजेंसी है उन पर बहुत ही ज़्यादा वित्तीय बोझ हमें आगे देखने को मिल सकता है। द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट टर्शियरी सेक्टर में चैलेंज द केयर पैकेज ऑफ NHPS, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, जब हम बड़े अस्पताल में जाते हैं, कोई भी सर्जरी कराते हैं, कार्डियक सर्जरी कराते हैं, या फिर कैंसर प्रबंधन के लिए जब हम अन्य विशेषज्ञों से जब हम उन परामर्श करते हैं, तो उनकी जो फ़ीस होती है, उनकी कॉस्टिंग जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे कितनी बात कही गई है, यहाँ पे जो है केवल 5 लाख तक की बात की गई है। तो टर्शरी केयर अगर हम प्राइवेट सेंटर से लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग और जितने भी यहाँ पे कवर किया गया है कॉस्टिंग 5 लाख तक की, इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें जो है चुनौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूज गैप हो सकता है, और फिर जो है लोगों को जो है 5 लाख के ऊपर जो है अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेलियर, जो है कार्यान्वयन विफलता भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जिनको कि यहाँ पे कवर करने की बात कही गई है, जैसे कि 40% जो है सबसे गरीब पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर करने की बात कही गई है। तो ये जो पॉपुलेशन है इंडिया में, जो इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, अशिक्षित लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन करने में, इसको पूरे कार्यान्वयन में बहुत ज़्यादा हमें चुनौती देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो NHPS है, ठीक है, ये जो पूरी स्कीम है, ये जो है हमारी जो हमारी जो खराब स्वास्थ्य प्रणाली है, उसको संबोधित करने में भी विफल है। क्यों? क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो उसकी जो खराब गुणवत्ता है, वो काफ़ी हद तक जो है अस्वीकार्य है, और जो है यहाँ पे कई लोग जो है वो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराएं। तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी हमें चुनौती देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखेंगे शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड टेक्निकल स्टाफ इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, ठीक है। जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी जो सार्वजनिक अस्पताल हैं, वहाँ पे डॉक्टर, नर्स और जितने भी टेक्निकल कर्मचारी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी जो है, वो भी बहुत बड़ा चुनौती बन सकती है लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि द लिमिटेड एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, वो सार्वजनिक अस्पतालों में मानव संसाधन की जो सीमित और असमान वितरण है, ठीक है। कुछ राज्यों में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे कि 40% 40% तक जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो पद हैं, वो खाली हैं। तो ऐसे में हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसकी कमी जो है इस पूरे योजना को सफल बनाने में बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद हम देखेंगे द गैप्स इन ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी फोर्स पेशेंट्स टू गो टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे जो सार्वजनिक अस्पताल है, वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, अच्छे नर्सेस नहीं हैं, टेक्निकल स्टाफ की कमी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोगों को मजबूर करेगा कि वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करें, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पाने के लिए। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि जो सरकार का बोझ है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उसके में जो है उसमें जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, तो इसकी कंक्लूजन की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको एक बहुत ही जो है जितने भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के अंतर्गत लाने की ज़रूरत है, और उनकी जो दर है, उनकी जो कॉस्टिंग है, वो पहले से ही प्री डिटर्मिन होनी चाहिए, पहले से ही तय कर देनी चाहिए। और जितनी भी दर है उसको तय करने के लिए, और उस पूरे जो योजना है उसको सुचारू और स्थिर रूप से उसका अगर कार्यान्वयन करना है, तो उसके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से ही उपचार लागत और पर एक जो है आम सहमति बनाई जा सके। तो जितना भी जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, उसमें उसको तय करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी जो होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेहतर जो है बेहतर, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य हो सके, तो इसलिए जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन पे जो है हमें ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, जो लोगों को अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो लोगों को अपनी जेब से जो है शुरुआती दौर में पैसा भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जो है पैसा है ही नहीं, तो वो लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए हमें कैशलेस ट्रांजैक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके हमें कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो क्या होंगे, वो रूरल स्टेट से आ रहे हैं, वो रूरल इलाके से आ रहे हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो इसलिए जो हमारी सरकार है उसको पूरा का पूरा कंट्रोल जो है अपने हाथ में लेना चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि है पेपर नंबर 3 से। और क्वेश्चन है, सेंटर हैज़ मैंडेटेड टोल कलेक्शन थ्रू फास्टैग, डिस्कस इट्स फीचर अलोंगसाइड इट्स वेरियस एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। केंद्र ने फास्टैग के माध्यम से टोल संग्रह को अनिवार्य किया है। इसके विभिन्न लाभों और चुनौतियों से के साथ इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें। तो यहाँ पर भी हम पहले इसके पूरे फीचर्स देख लेंगे कि आखिर फास्टैग के फीचर्स क्या है, फिर उसके हम एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स को यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ हम समझेंगे कि आखिर फास्टैग जो है वो होता क्या है। फास्टैग जो है ये एक रिचार्जेबल टैग होता है, मतलब कि आप इसमें बार बार जो है इसको रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन के सिम कार्ड को रिचार्ज करते हैं, इसी तरह जो फास्टैग होता है इसको भी बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। और ये जो टोल है इसका स्वचालित कटौती होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक जब जब भी हम किसी टोल नाके से गुजरते हैं तो ये जो यहाँ पे जो अगर जो हमारा वो फास्टैग लगा होता है उससे जो है हमारा टोल जो है वो स्वचालित रूप से जो है उसके वो जो पैसा होता है वो कट जाता है। ठीक है, डिडक्शन ऑफ टोल, जो भी जितना भी पैसा होता है टोल के, जितना भी टोल टैक्स होता है वो जो है उसी टैग में से कट जाता है। उसमें पैसे भरे होते हैं, उसमें हमें रिचार्ज करना होता है, और उसी में से उसी टैग में से जो है हमारा कोई भी टोल जो है वो उसमें से कट जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी टोलों को इकट्ठा करता है फास्टैग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली जो है जब भी हम टोल टैक्स को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है टोल कलेक्ट करने के लिए हमें सुविधा प्रदान करता है। तो और ये टैग काम कैसे करता है, अगर हम इसकी बात करें तो टैग जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित है, आरएफआईडी पर ये आधारित है। तो इसमें क्या होता है, आरएफआईडी तकनीक जो होती है वो किसी वस्तु से जुड़े टैग पर संग्रहित जो जानकारी होती है उसको पढ़ने या फिर उसको कैप्चर करने के लिए ये जो रेडियो वेव्स का यूज़ करता है, या फिर हम कह सकते हैं रेडियो तरंगों का यूज़ करता है। और एक बार सक्रिय होने के बाद जब भी हम फास्टैग को एक बार एक्टिव करते हैं तो उसके बाद जो है इसको वाहन की विंड स्क्रीन पर जो सामने का शीशा होता है उसके बीच पे जो है चिपका दिया जाता है, और इस टैग को कई फीट की दूरी से भी पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फास्टैग की जो इसको कब लाया गया था, सबसे पहले जो है अप्रैल 2016 में लेकर आया गया था। लेकिन 1 दिसंबर वर्ष 2017 से जितनी भी नई कार्स हैं, नई ट्रक्स हैं, उनमें जो है जब शोरूम से जब वो निकलती हैं तो उसमें पहले से ही फास्टैग जो है वो इंस्टॉल्ड होता है। तो उसको उसमें फिर आपको बाद में उसमें उसको रिचार्ज कराना होता है, लेकिन उसमें जो इंस्टॉल्ड जो होता है पहले से ही फास्टैग जो है इन सभी 2017 से जितनी भी नई कार ट्रक बेची जा रही हैं उसमें पहले से ही फास्टैग को लगा दिया जाता है। और अभी अगर हम देखें तो 1 जनवरी, ठीक है, 2021 इसी साल से, ठीक है, फास्टैग को हर कार में होना अनिवार्य कर दिया गया है कि जितने भी अगर टोल जो उतना भी कलेक्ट हो रहा है वो फास्टैग के थ्रू ही होंगे। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2021 से इसको अनिवार्य भी कर दिया गया है। तो अब हम आकर इसके फीचर्स या फिर विशेषताएं को समझें, तो ये काम कैसे करते हैं, या फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम इस पे समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी विशेषताओं को समझें तो ये जितने भी स्टेट हाईवेज़ हैं या फिर नेशनल हाईवेज़ हैं, इन सभी पे जितने भी टोल टैक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं वो किसके थ्रू कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो फास्टैग के थ्रू ही कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर इसका परिचालन किया जा रहा है। ठीक है, सब जगह ये ऑपरेशनल है। और जितने भी टैक्स होते हैं, ठीक है, ये केवल 5 साल तक के लिए 5 साल तक की ही इनकी वैधता होती है, 5 साल के लिए ही वैध होते हैं, और जितनी आवश्यकता होती है उसको आप उतनी बार रिचार्ज करा सकते हैं। तो जब भी अगर आप कभी स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर जा रहे हैं तो आप फास्टैग को जो है उसको रिचार्ज करा सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, वो केवल 5 ईयर्स तक की होगी। ठीक है, वो 5 ईयर्स तक की होगी। और ये जो है जितने भी फास्टैग्स होते हैं ये 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, जैसे कि वायलेट है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, पिंक है, ब्लू है, ब्लैक है। तो ये अलग अलग कलर्स होते हैं। ये प्रत्येक जो रंग है वो वाहनों की एक अलग श्रेणी को दर्शाता है, और विभिन्न श्रेणी के वाहनों की टोल दर भी जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि ट्रक्स की अलग है, जो टू व्हीलर्स हैं उनका जो टोल होता है, टोल अमाउंट होता है वो अलग होता है। 4 व्हीलर्स की अलग होती हैं, 4 व्हीलर्स में भी कई प्रकार की होती है। तो उन सब के जो है जो टोल होते हैं, वो टोल की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। और ये जो है ये 7 डिफरेंट कलर्स में आता है, जो कि अलग अलग वाहनों पे जो है अलग अलग श्रेणी के वाहन पर उनको दर्शाता है।
फिर अगर इस जो फ़ास्टैग है अभी तो जाके इसको अनिवार्य किया गया है बट अभी 1 जनवरी से, लेकिन इसके पहले इसको और बढ़ावा देने के लिए कि लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अभी तक एनएचएआई क्या करती थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती थी कि जितना भी टोल जो है अगर फ़ास्टैग के थ्रू कलेक्ट होता है तो उसका 5% जो है वो कैशबैक देती थी। जितने भी यूज़र्स हैं जो फ़ास्टैग का यूज़ कर रहे हैं उनको 5% कैशबैक देती थी, ताकि जो है उनको जो है टोल जो है सस्ता मिल सके और उनको जो है फास्टैग को यूज़ करने के लिए और बढ़ावा दिया जा सके। उनको थोड़ा-सा प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी था। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ें आती हैं तो लोगों को उसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना पड़ता है। तो इसीलिए जो एनएचएआई है उसने 5% के कैशबैक का जो है प्रोत्साहन लोगों को दिया था, ताकि इसके यूज़ को और बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल इसका मैनेजमेंट कौन करता है, ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वो कर रहा है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर ही जो है फास्टैग को इसका जो है इसको पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं या फिर क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले है ईज़ ऑफ पेमेंट, या फिर भुगतान में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब क्या है, अगर फास्टैग से ही अगर पैसे कट रहे हैं तो हमें जो है कैश की ज़रूरत नहीं है, टोल टैक्स को देने के लिए हमें कैश देने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी भी जो यहाँ पे जब भी टोल प्लाजा से जब भी कोई वाहन गुजरते थे, ठीक है, तो जैसे अगर 45 रुपये का अगर टोल टैक्स है तो 5 रुपये जो है यहाँ पे जो छुट्टे जो देने होते हैं, जो चेंज देना होता है, वो कई बार उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है लोगों को दिक्कतें आती हैं कि वो जो है 5 रुपये जो चेंज है वो कहाँ से लेके आना है। तो जो चेंज की जो प्रॉब्लम है ये भी यहाँ पे नहीं होती। कई बार तो अगर हमने देखा है कि जैसे अगर आप प्रयागराज वगैरह की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर जितने भी टोल टैक्स हैं, अगर वहाँ पे 45 या 35 रुपीज़ का होता है तो अब वो 5 रुपये में अगर वो है 5 रुपये के बदले जो है वो कोई नमकीन का पैकेट या बिस्किट का पैकेट कई बार पकड़ा देते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो छुट्टो की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत, उससे भी बहुत हद तक जो है निपटा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नॉन स्टॉप मूवमेंट। नॉन स्टॉप मूवमेंट है, यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जो है जो टोल अमाउंट है वो कलेक्ट हो जाता है। तो इससे जो है कम समय लगता है, किसी भी लंबी समय की अगर अगर आप लंबी दूरी जो है तय कर रहे हैं तो उसके लिए कम समय लगता है और इसमें ईंधन लागत भी बचता है। क्योंकि कई बार जो होता है कि लोगों को कई बहुत देर तक जो है वहाँ पे टोल प्लाज़ा पे खड़े होने पड़ता है, तो जिससे उनका जो ईंधन लग की जो लागत आती है वो बहुत ज़्यादा होती है। भुगतान करने के लिए जो ड्राइवर होते हैं उनको यहाँ पर अब वाहन रोकने की आवश्यकता नहीं होती। और जो है ऑटोमेटिक रूप से इसको जो स्वचालित रूप से अगर टोल कटता है तो इसमें उनकी समय भी बचत होती है। और कभी-कभी वाहन जो टोल प्लाज़ा पर घंटों तक फँसे रहते हैं उससे जो ईंधन की हानि होती है तो उससे भी बचा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सेफ्टी। कैमरास जो हैं यहाँ पे टोल बूथ पर हर जगह लगे हुए हैं। वो जितने भी वाहन हैं उसकी फ़ोटो ले रहे हैं, उसमें जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं उसकी भी जो है वहाँ पे वो फ़ोटोग्राफ्स ली जा रही हैं। तो ये राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों की उससे सुरक्षा बढ़ती है। इसके बाद इसके बहुत सारे एनवायरमेंटल बेनिफिट हैं, क्योंकि इससे जो पेपर का यूज़ हो रहा है, ठीक है, कागज़ का जो उपयोग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। वायु प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। सोशल बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा है। सामाजिक लाभ की अगर हम बात करें तो जो है रिड्यूस टोल पेमेंट हैसल, जितने भी जो बहुत सारे हैसल्स होते हैं, कई बार जो है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं उसको कम करता है। कई जो ड्राइवर होते हैं अक्सर भुगतान राशियों पर टोल विक्रेताओं के साथ जो भी टोल विक्रेता जो है उनसे बहुत ज़्यादा भिड़ जाते हैं, उनसे जो है आनाकानी करते हैं टोल देने के लिए। जैसे कि हमने कई राज्यों में देखा है कि टोल नाके पे जो है कई बार जो है जो है कई बहुत ज़्यादा जो है दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो ये जो है इन सब जो पेमेंट हैसल होती है उसको उससे बचाने में जो है मदद मिलती है। फास्टैग होने से टोल विक्रेताओं के साथ जो बातचीत करने की आवश्यकता है वो भी नहीं होती है, और यदि पर्याप्त बैलेंस हो तो फास्टैग के माध्यम से भुगतान करना भी बिल्कुल आसान है। तो इससे जो हाईवे मैनेजमेंट है, पूरा जो बेहतर राजमार्ग का जो प्रबंधन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि कोविड-19 के बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग पर जो ज़ोर दिया जा रहा है, अपने आप को जो है ये कहा जा रहा है कि जो बाहरी लोग हैं उनसे अपने आप को आइसोलेट करके रखें। तो ये कहीं न कहीं कोविड-19 से बचने के लिए भी बहुत एक अच्छा कदम है।
इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसके आर्थिक लाभ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो है इसमें जो है एक ही जो जितने भी सारे पैसे होते हैं उसका प्रबंधन जो होता है वो एक ही जगह पे किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल मॉनिटरिंग इसमें हो रही है कि टोल कितना कलेक्ट हुआ, तो इसकी जो मॉनिटरिंग हो रही है वो सेंट्रल लेवल पे हो रही है। और इसके साथ साथ जो है टोल प्लाजा के प्रबंधन में भी कम प्रयास करना पड़ता है ड्राइवरों को की टोल नाके पर कम से कम बातचीत होने से प्रबंधन में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी इसमें चुनौतियाँ भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। तो सबसे पहले आते हैं टेक्निकल इश्यूज़, ठीक है। तकनीकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। कई बार जो सेंसर्स होते हैं वो रीड ही नहीं कर पाते ठीक से, ठीक है। कई बार सेंसर जो है वो रीड नहीं कर पाते, या फिर जो है लोगों के द्वारा जो है उनके जो टोल अमाउंट है वो कभी कभी जो है एक्स्ट्रा जो है कट जाता है, जो कि या फिर हम कह सकते हैं कि उनको जो है गलत रूप से जो है उनका जो उनसे टोल जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज रिजिडिटी इन रिचार्ज, ठीक है। फास्टैग जो है ये क्या करता है, ये एनएचएआई जो सोल्ड करता है, या फिर तो एनएचएआई बेचता है या फिर जो है बैंक्स बेचते हैं। जो एनएचएआई बैंक जो हम जितने भी फास्टैग जो है एनएचएआई बेच रहा है या फिर हम एनएचएआई से खरीद रहे हैं, उसको जब रिचार्ज करना होता है तो वो तो किसी भी बैंक से हो सकता है, ठीक है। ये तो एनी बैंक से हो सकता है, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी एक बैंक से खरीद रहे हैं तो वो रिचार्ज किससे होगा, वो उसी पर्टिकुलर बैंक से होगा। तो इसके रिचार्ज में भी जो है कई बार जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं वेटिंग टाइम जो है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग होते हैं जो जैसा कि अब तो अनिवार्य हो गया है 2021 से, लेकिन इसके पहले क्या था, लोग जो हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फास्टैग को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो उसकी वजह से अभी भी जो है टोल नाके पे जो है काफ़ी लंबी लाइन लगती थी। तो जो भी तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती थी, जो कि जिनके पास फास्टैग ऑलरेडी लगा हुआ है तो उनको भी वहाँ पे वेट करना पड़ता था। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया था। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो है इंडिया में जो डिजिटल लिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वित्तीय साक्षरता बहुत ज़्यादा कम है। फास्टैग की ऑनलाइन रिचार्ज और फास्टैग में क्या होता है, ऑनलाइन रिचार्ज की ज़रूरत होती है, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अर्ध साक्षर हैं, निरक्षर हैं। तो इस माध्यम को पूरा समझने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो आज भी जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत लोग हैं जो इनको विश्वास भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो वित्तीय साक्षरता है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो उससे इसके रिचार्ज में और फास्टैग के यूज़ में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती हैं। सभी लोग जो हैं वो ऑनलाइन रिचार्ज तो नहीं जानते, लेकिन जो है रोज़ जितने भी राजमार्ग है उनका इस्तेमाल तो सभी लोग कर रहे हैं। तो इसलिए जो है उनको जो फास्टैग जो कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए फास्टैग बैलेंस का हिसाब रखना जो है वो बहुत बड़ा जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और साथ साथ जो है उनको आने जाने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनको जो है हमेशा ये होगा कि टोल प्लाज़ा में किस तरीके से जो है फास्टैग का यूज़ होगा, या फिर फास्टैग को किस तरीके से रिचार्ज कराना है, तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है। प्राइवेसी इसमें बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि जहाँ जैसे कि हमने बात की, अगर ये सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, अगर कैमरा हमारी फ़ोटो ले रहा है, किसी भी व्हीकल का फ़ोटो ले रहा है, उसके पैसेंजर्स में बैठे उसमें कौन कौन से पैसेंजर्स बैठे हैं उसकी फ़ोटोग्राफ ले रहा है, तो एक तरीके से अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो एक तरीके से जो है लोगों की प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा जो है उसमें भी इशू आ रहा है, गोपनीयता भंग हो रही है। इसमें साफ पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कब कहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी गोपनीयता है, जो प्राइवेसी है, वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इशू हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि जब से ये इसको रोल आउट किया गया है, मतलब कि वर्ष 2016 से जब से इसे रोल आउट किया गया है, तब से जो जितने भी फास्टैग उपयोग करता है उन्होंने अभी तक इसके इसके प्रति कोई भी खराब प्रतिक्रिया नहीं दी है। और तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फास्टैग जो है वो लोग जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और दे आर ओपन टू अडॉप्ट फास्टैग, टू यूज़ फास्टैग, सो दैट दे कैन मूव बिना किसी हैसल के, ठीक है। तो जितना भी राजमार्गों के जो ट्रैफिक में आने वाली बढ़ोतरी जैसे कि हो रही है, तो जो फास्टैग का जो कदम है कि उनका फास्टैग के लिए जो कदम है कि जितना भी नॉन स्टॉप मूवमेंट हो सके गाड़ियों का, वो एक बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग स्टेप है। और साथ साथ ये जो है जितनी भी यह एक सुरक्षित और सुचारू परिवहन को भी सुनिश्चित करता है,
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, और जो कि है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, व्हाट इज पोलर वॉर्टेक्स, डज पोलर वॉर्टेक्स अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट, इलैबोरेट। ध्रुवीय भंवर क्या है, क्या ध्रुवीय भंवर भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, विस्तार से बताएं। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि पोलर वॉर्टेक्स या फिर ध्रुवीय चक्रवात या फिर ध्रुवीय भंवर होता क्या है। तो अगर हम पोलर वॉर्टेक्स की बात करें तो ये जो होता है ये पोलर रीजन में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिया, अगर अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे दो पोलर रीजन होते हैं, एक सदर्न, हम एक नदर्न पोल होता है और एक सदर्न पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। तो ये दोनों ही पोल पे, ठीक है, ये दोनों ही पोल पे सिचुएटेड होते हैं। और ये होता क्या है, ये एक लो प्रेशर एरिया होता है, यहाँ पे एक कम वायु दाब वाला जो है पूरा रीजन होता है। तो ध्रुवीय इलाकों में ऊपरी वायुमंडल जो होता है, अपर एटमॉस्फेयर जो होता है, उसमें चलने वाली जो तेज चक्रीय हवाएं होती हैं, उन्हें ही पोलर वॉर्टेक्स या फिर ध्रुवीय चक्रवात कहा जाता है। तो ये एक एरिया ऑफ लो प्रेशर है और यहाँ पे ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है। जो जितने भी जो पोलर रीजन है, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे जो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं होती हैं। तो जितना भी ये ठंडी हवाएं होने के कारण ये क्या होती है कि एक लो प्रेशर एरिया होता है, और जो कि यहाँ पे दोनों ही पोल्स पे जो है यहाँ पर मौजूद होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पोलर वॉर्टेक्स होता है, ये अपर ट्रोपोस्फेयर में ही ये जो होता है, ये ऊपरी क्षोभमंडल में स्थित होता है। और ये जो है, इसका विस्तार कहाँ तक होता है, इसका विस्तार समताप मंडल या फिर जो मेसोस्फीयर होता है, मध्य मंडल तक इसका विस्तार हो सकता है। और ये जो दोनों ध्रुवीय भंवर हैं, इसका डायामीटर जो है ये 1000 सॉरी ये इसका डायमीटर जो है वो 1000 किलोमीटर से कम होता है, और ये निरंतर कंटिन्यूस चलती रहती हैं ये हवाएं। और ये बड़े पैमाने पे एक लो प्रेशर एरिया है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर हम बात करें नॉर्थ पोल पे बात करें, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करता है, और अगर हम साउथ पोल की बात करें तो ये घड़ी की दिशा में मूव करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोलर वॉर्टेक्स है, ये जो एक ठंडी हवा है जो कि आर्कटिक रीजन तक ही जो है कन्फाइंड रहती है। जैसे अगर ये जो पोलर ये जो है हमारा ये जो हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे जो पोल्स हैं, ठीक है, पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, जब वो इसकी जो जितनी भी ठंडी हवाएं हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो है पोलर रीजन में ही जो है ये यहीं तक सीमित रहती हैं, यहीं तक ये जो है कन्फाइंड रहती हैं। लेकिन हम साल दर साल जो हम देखते हैं कि जो पोलर वॉर्टेक्स है, या फिर हम जब हम इस प्लूरल फॉर्म में बात करते हैं तो वॉर्टिसेस की बात करेंगे, तो साल दर साल हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें जो है बदलाव देखने को मिलते हैं। कई बार तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो होते हैं ये वीक हो जाते हैं, वीक वॉर्टेक्स होते हैं। तो स्ट्रांग वॉर्टेक्स जब होता है तो ये एक सिंगल वॉर्टेक्स होता है, यहाँ पर एक एकल भंवर बनता है, और ये एक लो प्रेशर होती है एरिया होता है, जो कि आर्कटिक रीजन तक ही यहाँ पर ही जो है सीमित रहता है। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं रहती हैं। जितनी भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ होते हैं, मतलब कि जो ऊपरी अक्षांश के जो एरियाज़ हैं, जो नॉर्थ पोल के जो पोलर रीजन के पास होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। जो पोलर रीजन पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है लो प्रेशर है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो मिड लैटिट्यूड है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इनके बीच में जो है प्रेशर डिफरेंस है, जिसकी वजह से जितनी भी जो ठंडी हवाएं हैं वो यहीं तक सीमित रहती हैं, पोलर रीजन तक ही, न आर्कटिक रीजन तक ही बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ठंडी हवाएं सीमित रहती हैं, जिसके कारण ये जो हवाएं जो हैं, ठंडी हवाएं जो हैं, वो नीचे नहीं उतर पाती हैं, नीचे नहीं उतरती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारा जो ईस्टर्न अमेरिका है, यूरोप है, ईस्टर्न एशिया है, यहाँ पे हमें माइल्ड विंटर्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो विंटर्स होते हैं, जब सर्दी होती है, तो इसमें जो तापमान होता है वो बहुत नीचे तक ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन जब ये वीक वॉर्टेक्स होता है, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक भंवर बनते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो ठंडी हवाएं जो यहाँ की होती हैं, ये नीचे की तरफ, ये इक्वेटर की तरफ यहाँ पर बहने लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जब अमेरिका, यूरोप या फिर जो ईस्टर्न एशिया है, यहाँ पर हमें जो है अत्यधिक सर्दी देखने को मिलती है।
तो और ये होता किस कारण से है, ठीक है? तो ये जहाँ पे जो भी अत्यधिक ठंड होती है, यहाँ पे जो आर्कटिक वायु में जो है विस्फोट के कारण होती है। और यहाँ पर जो है ये जो मजबूत जेट स्ट्रीम या फिर ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होती है, वो जो है आर्कटिक क्षेत्र में वो तो रखने का वो यहाँ पे जो है ठंडी हवाओं को सीमित रखने का काम करती है। लेकिन जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्फोट हो जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें अत्यधिक ठंड देखने को मिलती है। कहाँ पे? अमेरिका में, यूरोप में और ईस्टर्न एशिया में। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इंडियन क्लाइमेट पे इसका क्या असर पड़ रहा है। तो अगर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, उनसे पता चलता है कि इंडियन क्लाइमेट पे कोई भी सीधा इम्पैक्ट जो है यहाँ पर पोलर वॉर्टेक्स का नहीं पड़ता है, ठीक है? नहीं पड़ता है पोलर वॉर्टेक्स का यहाँ पे सीधा प्रभाव। तो लेकिन जो है यहाँ पर जो है जो आर्कटिक हवाएं जो हैं यहाँ पे और कई सारे जो हैं यहाँ पे जो क्लाइमेटिक पैटर्न है, वेदर पैटर्न है, उसको उस पर फ़र्क डालती हैं, जिसका कि असर इंडिया के क्लाइमेट पर देखने को मिलता है। जैसे कि ये पश्चिमी विक्षोभ, मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे भी फ़र्क डालती है, ठीक है? जो पोलर वॉर्टेक्स की वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है? और फ्रिक्वेंसी, ये दोनों ही बढ़ जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि इंडिया में जो है आजकल जो है जाड़े के समय में कई लंबे समय तक जो है वर्षा होती है। जो सर्दी के मौसम में जो लेट दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होती है, वो कई बार लंबे समय तक चलती है। और ये अगर ये फरवरी मार्च तक हो जाती है, तो यहाँ पे हमारी जो इंडिया की जो फसल है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ये हमने ये देखा है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि पोलर वॉर्टेक्स जो है कहीं ना कहीं इंडिया के क्लाइमेट पर फ़र्क डालता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो नदर्न इंडिया है, इंडिया का जो उत्तरी भाग है, उसमें क्या होता है, उसमें जो उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर जो सर्दी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। और जो हिमालयन रीजन है, वहाँ पे बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो पोलर वॉर्टेक्स की जो ठंडी हवाएं जब नीचे उतरती हैं, तो फिर जो है यहाँ पर हमें उत्तरी भाग में जो है ठंड और ज़्यादा उत्तरी भारत में जो है ठंड और ज़्यादा देखने को मिलती है, और हमें भारी बर्फ़बारी देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पेनिनसुलर रीजन है, जो कि हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ पे भी हमें तापमान जो है देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी कई इलाके जो हैं, वहाँ पे जो है तापमान जो है वो कम हो रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र है या फिर तेलंगाना है, इन जगह पे, ठीक है, इन वाले रीजन में जो है तापमान जो है पहले के मुकाबले अब कम होने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पोलर वॉर्टेक्स का ही नतीजा है। इसके साथ साथ हम देखें कि राजस्थान के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि जो है तापमान जो है वो बहुत नीचे तक गिर जाता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि जो है ज़ीरो से भी कम हो जाता है, 0 डिग्री से भी कम हो जाता है राजस्थान में। तो ये जब हमारे देश में, जब इंडिया में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो क्या होता है, नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जो हिमालयन रीजन होते हैं वो वहाँ पे बर्फ़बारी होते हैं। और यहाँ पर इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे क्लाइमेटिक पैटर्न बदल रहा है। जो वर्षा होती है वो कई दिन तक चलती है सर्दियों में, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं पोलर वॉर्टेक्स का ही जो है नतीजा है। लेकिन इसमें और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम ठीक ढंग से पता कर सकें कि आखिर पोलर वॉर्टेक्स का इंडियन क्लाइमेट पर क्या असर पड़ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करेंगे, और क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से। और क्वेश्चन है, व्हाट इज लोकल्स फर्स्ट पॉलिसी, गिव रीजंस एंड इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग सच लेजिस्लेशन इन इंडिया। स्थानीय लोगों की नीति क्या है, भारत में इस तरह के कानून को लाने के लिए क्या कारण है, और उसमें क्या क्या मुद्दे शामिल हैं। अब हम इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हरियाणा ने, ठीक है, हाल ही में हरियाणा ने एक बिल पास किया है, जिसमें कि उसने कहा है कि 75% जितनी भी निजी क्षेत्र की, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी जॉब्स हैं, वो किसके लिए रिजर्व रहेंगी। वो जो है वहाँ के जो हरियाणा के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उसी के लिए, उन्हीं को वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, उन्हीं के लिए वो सीट जो है रिजर्व रहेंगी, 75% प्राइवेट जॉब्स की सीट।
इसी तरह अगर हम हाल ही में बात करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी जो है यहाँ पे एक बिल लेके आई थी, जिसमें कि उसने कहा था कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो जो है एमपी के जितने भी सिटीजन्स हैं, एमपी के जितने भी नागरिक हैं, उनके लिए जिनके पास भी एमपी का डोमिसाइल है उनके लिए ही यहाँ पे रिजर्व होगा। बाहरी किसी भी राज्य के जो हैं बाहरी किसी राज्य के जो नागरिक हैं वो एमपी के सरकारी नौकरी करने के लिए योग्य नहीं हैं। तो ये जो पॉलिसी होती है अपने ही क्षेत्र के लोगों को जब वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है वहाँ की नौकरी के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोकल्स फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये पॉलिसी ऑफ नेटिविज्म हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें सन ऑफ द सॉइल की पॉलिसी देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, यहीं के जो कि ऐसे लोग जो कि उसी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो उन्हीं को जो है नौकरियों में वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाती है। तो राज्य की नौकरियों में उन लोगों को वरीयता या फिर प्रेफरेंस दी जाएगी जो उस राज्य में पैदा हुए हैं, जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल है। तो इसी को हम कहते हैं लोकल्स फर्स्ट पॉलिसी। तो अगर हम देखें तो अगर हम लोकल प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम हाल ही में देखें तो 2019 से लेकर अब तक जो है यहाँ पे 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लोकल फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर जो है काम किया है। तो अगर हम महाराष्ट्र का समझे तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, महाराष्ट्र ने प्राइवेट सेक्टर्स की जितनी भी जॉब है उसमें से 80% जॉब जो है वहीं के लोगों के लिए जो है वहाँ पे रिजर्व कर दी गई है। और इसके लिए उन्होंने एक क्लॉज ये भी रखा है कि आप महाराष्ट्र के जो रेसिडेंट्स होने चाहिए वहाँ पे 15 साल से ज़्यादा तक। लेकिन इसका स्टेटस क्या है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हरियाणा में अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने बात की कि 75% जो है लोकल्स को प्राइवेट जो सेक्टर जॉब्स के लिए जो है यहाँ पर प्रेफरेंस देने की बात की गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो उन्होंने अगर प्राइवेट सेक्टर की जॉब करें तो उसमें 70% का कोटा रखा है। और अगर हम स्टेट्स गवर्नमेंट की जॉब करें तो उसमें जो है केवल उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पर जॉब दी जाएगी जो कि एमपी के जिनके पास डोमिसाइल है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करें तो यहाँ पे 100% का कोटा जो है दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटका की। तो कर्नाटका जो है यहाँ पे उन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए प्रेफरेंस देता है जो कि वहाँ के जो कि वहाँ के कन्नडिगस हैं, उन्हीं को ज़्यादातर वो जितने भी जॉब्स हैं उसमें ये जो है प्रेफरेंस देता है। और यहीं पे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 75% कोटा की बात कही गई है। लोकल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही जो है 75% जो है वहीं के लोगों के लिए सीट रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश के ही जो है नागरिक हैं या फिर उनके पास वहीं के डोमिसाइल है जो कि वहाँ पे पैदा हुए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे ये तो लॉ तो लेकर आया गया है यहाँ पे, लेकिन ये प्लानिंग स्टेज पे कहीं पे भी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, अब हम उसको समझ लेंगे। सबसे पहले तो है वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो वहाँ के लोगों के वोट पाने के लिए भी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आती है। तो यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इंडिया में वोट बैंक की राजनीति बहुत होती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत जगह से जो है लेबर जो है वो माइग्रेट करके आते हैं, पलायन करके आते हैं और वहाँ पे नौकरी करते हैं। लेकिन जो है उनका जो वोट होता है वो वहाँ पर नहीं होता, वो उसी राज्य में होता है जहाँ से वो आए होते हैं। तो यहाँ पर पूरी वोट बैंक्स की राजनीति होती है कि अगर वो लोग यहीं पे जो है लोगों को जो है यहाँ पे के लोगों को अगर यहीं पर रोकेंगे, यहीं पर अगर उनको नौकरी देंगे तो उनके कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो बढ़ेगा। यहाँ के लोग जब यहाँ पर यहीं पर रहेंगे, इस उसी राज्य में रहेंगे, तो वहाँ के जो वोट बेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं जो है उनके एडवांटेज रहेगा अगर उनका वोट बेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसके साथ साथ जो है ये माइग्रेशन की जो लोग जो माइग्रेट कर जाते हैं उसको भी कहीं ना कहीं चेक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि जो अगर राज्य में अगर उनको वहाँ पे नौकरी दी जा रही है, अगर उनके लिए रिजर्व है नौकरी, तो उनको जो है वहाँ जो अभी ग्रामीण इलाके से जो शहरी इलाकों में या फिर और कहीं पे भी माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है लोकल को के लिए जो है कुछ सीट्स जो है वो रिज़र्व की जाए जॉब्स में।
इसके बाद हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम जानते हैं कि बेरोज़गारी आजकल बहुत ज़्यादा हाई रेट पर है। तो बेरोज़गारी को भी जो कम करने के लिए जो है जो राज्य सरकार है वो कई बार ये कदम उठाती है। जितनी जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो राज्य सरकार की जो नौकरियाँ होती हैं उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अवसर जो है वो बहुत ज़्यादा घट रहे हैं। तो अपने लोगों को वहाँ पर रोकने के लिए अपने राज्य के लोगों की बेरोज़गारी कम करने के लिए अपने राज्य के लोगों को नौकरी देने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि तो कई बार जो होती है वो जो राज्य होते हैं वो तो जो राज्य जो होते हैं वो लोकल्स को ही प्रेफरेंस देते हैं ताकि जो है वहीं के लोगों को जो है नौकरी मिल सके और उनके जो राज्य की जो बेरोज़गारी दर है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिले। इंक्रीज इनकम ऑफ द स्टेट, ठीक है, राज्य की आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। जब वहीं के लोग को अगर नौकरी मिलेगी तो उन्हीं के राज्य की जो लोग हैं उनकी जब आय मिलेगी तो पूरे जो राज्य है उसकी अगर हम कंबाइंड रूप में देखें तो वहाँ पे राज्य की आय में वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे जो राज्य का टैलेंट है उसको भी कहीं ना कहीं उसी राज्य में रोकने के लिए भी जो है कई बार सरकार जो है ऐसे कदम उठाती है ताकि जो इंक्रीज इनकम है, जो इनकम बढ़ रही है, जो टैलेंट बढ़ रहा है, टैलेंट को रोकने के लिए अपने ही राज्य में अपने राज्य की इनकम बढ़ाने के लिए भी सरकार जो है इस तरह का कदम उठाती है। कंप्लेंट्स ऑफ लोकल रेसिडेंट्स, स्थानीय निवासियों की जो कई बार शिकायतें होती हैं कि वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ कोई भी लगाई जा रही हैं तो क्या हो रहा है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको उसका कोई भी वहाँ पे स्थानीय लोगों का उसमें कोई भी से नहीं होता, उनको वहाँ पे नौकरी नहीं प्रोवाइड की जाती। जो भी वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे जो है जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा जो है वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल रहा क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। तो जो लोकल लोग होते हैं कई बार कंप्लेन करते हैं तो उससे भी राज्य सरकार जो होती है ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाती है। जैसे कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में देखें इसको तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो नक्सल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी जो लोगों की डिमांड क्या है, यही है कि यहाँ पे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें उन लोग का से नहीं है, उसमें उन लोग की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। तो इसलिए जो है वहाँ के लोगों की हिस्सेदारी देने के लिए, वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए जॉब्स में ये जो सरकार है वहाँ पे जो राज्य सरकार होती है वो वहीं के लोकल जो स्थानीय लोग होते हैं उनको जॉब्स में प्रेफरेंस देते हैं। प्री कंडीशन फॉर लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण के लिए पूर्व शर्त शर्त है। जब भी जैसे कि हमने देखा था लैंड एक्विजिशन बिल आया था तो उसमें जब भी कोई फार्मर्स की या विलेजर्स की जब भी ज़मीन जो है उसका अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें एक क्लॉज है कि जिसकी भी जो भूमि अधिग्रहण की जाएगी तो अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा ली जाती है तो जो भी वहाँ की जिसकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है तो उसको वहाँ पे जो है जॉब दी जाएगी उस इंडस्ट्री में। तो ऐसी क्लॉज को भी पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे जो है लोकल्स को प्रेफरेंस दी जाए जॉब में। तो इसलिए भी जो है सरकार को कई बार ये कदम उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे प्रोविजंस रखे हैं जिससे कि जो है जो कि हमें गारंटी देता है कि हम कहीं पे भी पूरी विद इन इंडियन टेरिटरी हम कहीं पे भी मूव कर सकें और कहीं पे भी जो है हम काम कर सकें। जैसे कि अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें, ठीक है, जैसे आर्टिकल 14 की बात करें तो उसमें क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के समक्ष जो है सभी लोग समान हैं और उसमें ये प्लेस ऑफ बर्थ वो कहाँ पे कोई भी इंसान पैदा हुआ है वो मायने नहीं रखता है। इसी तरह हम आर्टिकल 15 की बात करें तो वो कहता है कि मतलब कि वो बताता है कि प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो किसी भी तरह का जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे को आधार बना के कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, अगर कोई भी सरकार की जो राज्य सरकार की या फिर सरकार जो स्टेट की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो है प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कहीं पे भी उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 19 जो है वो हमें कहीं पे भी मूव करने की इजाज़त देता है कि हम इंडिया में पूरी जो इंडियन टेरिटरी है उस पर हम कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम आर्टिकल 16 को बात करें तो आर्टिकल 16 ये भी कहता है कि जो है आर्टिकल 16 कहता है कि जब भी कोई आर्टिकल 16 2 कहता है
कि जब भी कोई जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, जब भी सरकार द्वारा कोई भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, तो उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, इन सबको कोई भी आधार बना के केवल इन क्लॉजेस को आधार बना के आप जो है डिस्क्रिमिनेट लोगों के बीच में नहीं कर सकते हैं, और सबको समानता का अधिकार होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो ये कुछ ऐसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान में हमें जो है कुछ कुछ राइट्स दिए हैं, जिससे कि जो है हम यहाँ पे इंडिया में फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और कहीं पे भी जो है काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई भी अ, अगर ऐसा कोई भी बिल अगर आता है, तो इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, संवैधानिक प्रावधान का जो है उल्लंघन होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, इन सभी अनुच्छेद का जो है यहाँ पे जो है उल्लंघन हो रहा है, अगर जो है कोई भी राज्य सरकार अगर केवल लोकल्स को ही प्रेफरेंस देती है तो। थ्रेट टू यूनिटी, ये एकता के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये क्षेत्रवाद को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। जैसे कि हमने कई बार महाराष्ट्र में देखा है कि जो क्षेत्रवाद की जो भावना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो मराठियों जो हैं वो नहीं चाहते कि कहीं किसी दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर आके नौकरी करें। तो ये जो क्षेत्रवाद की जो पूरी घटनाएं हैं हमें और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हमें जो बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म जो है वो हमें देखने को मिलेगा। रिडक्शन इन जॉब्स, नौकरियों में बहुत ज़्यादा हमें कमी देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको वहाँ पे जो है काम करने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ पे जो लोकल फोर्सेस जो अवेलेबल हैं वो उतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं होती। इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ जो कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं वो वहाँ पे जो है उस इलाके में जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाना ही नहीं चाहते। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज़ ही नहीं लगेंगी तो वहाँ पे जॉब क्रिएशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नौकरियों में और ज़्यादा कमी आ रही है उस क्षेत्र में, ना कि जो लोकल्स को जो आप जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर नौकरी ही नहीं होगी तो आप लोकल्स को जॉब क्या देंगे। इसके बाद बर्डन ऑन प्राइवेट कंपनीज, निजी कंपनियों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई इंडस्ट्रीज़ लगा लेती हैं वहाँ पे, अगर अपना कोई भी फैक्ट्री सेटअप कर लेती है, अगर आसपास के रीजन में अगर उन्हें कोई भी स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलती तो वो क्या करेंगे, वो वहीं के लोगों को क्या करेंगे, वहाँ पर उनको और ज़्यादा स्किल करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे कि जो इतने भी कॉरपोरेट हाउसेज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन पर और ज़्यादा जो है वहाँ पे बर्डन जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। लेबर शॉर्टेज होने लगेगी, श्रमिकों की कमी होगी। अभी क्या हो रहा है कि अभी दूसरे राज्य से भी लोग आके जो है एक जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे किसी एरिया में इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं और वहीं के लोकल लोगों को ही वहाँ पे जॉब देनी है, तो वहाँ पे जो है लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। लेबर की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, वेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। ठीक है, लेबर शॉर्टेज होगी तो वेजेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है जॉब तो यहाँ पे 75% जैसे कोटा की तो लगा दिया गया है प्राइवेट जॉब में हरियाणा में, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि किन पोस्टों पर जो है 75% का जो है कोटा लगाया जा रहा है। इसके लिए हो सकता है कि जो 75% का कोटा लगाया जा रहा है ये यहाँ पे जो है ये इनके लिए लोगों में केवल जो लो पेइंग जॉब्स है उनको ही रिक्रूट किए की जाए। 25% जो अनकोटेड जो बिना कोटे वाली जो जॉब्स हैं वो हो सकता है दूसरे राज्य के हाई पोस्ट पे उनको दी जाए। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि जो लोगों की जो प्राइवेट कंपनीज का जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर अगर लोग जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, दूसरे शहर से अगर उसी राज्य के दूसरे शहर से लोगों को लाके वहाँ पे नौकरी करानी होगी तो उनके जो कॉस्ट है, कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि कॉस्ट से जुड़े हुए हैं, अगर हम लोकल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो तो इसलिए ज़रूरी है कि जो है हम यहाँ पे जो है हमें डेवलपमेंट को अपना मुद्दा रखना चाहिए, विकास को अपना मुद्दा रखना चाहिए, ना कि यहाँ पे जो है लोकल को प्रेफरेंस दे के जो है पूरे जो हमारी जो यूनिटी है उसको जो है बहुत ज़्यादा थ्रेट होगा नहीं तो। ठीक है, ये एकता के लिए बहुत ज़्यादा हमारे देश के लिए खतरा है। तो यहाँ पे हमें डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा वरीयता देना है, डेवलपमेंट को ऊपर देना है और डेवलपमेंट को ऊपर रखना है, और यहाँ पे देखना ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि यहाँ की जो एकता है, भारतीय की जो एकता है, जो यहाँ की ताकत है, वो कहीं पे भी जो है उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगेन है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची और छठवीं अनुसूची में क्या अंतर है। अब हम इसको यहाँ पर पूरा देख लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रोविंस है, वहाँ पर उसने बोला है कि उसको सिक्स शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे जो यूपीपीएससी मेंस 2020 की नज़र से इसलिए ये क्वेश्चन ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमारे भारत संविधान का जो फिफ्थ शेड्यूल है और सिक्स शेड्यूल है, ठीक है, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची दोनों ही ट्राइबल वेलफेयर के लिए बात करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी जनजाति है, आदिवासी वाले एरियाज हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो है ये फिफ्थ पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में कुछ जो है क्षेत्र को रखा गया है। तो अगर हम पांचवी अनुसूची की सबसे पहले बात करें तो पांचवी अनुसूची के अंदर क्या है कि 4 स्टेट को छोड़ के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के जो अन्य राज्य हैं उसके जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब कि इसमें जो है फिफ्थ शेड्यूल में जो है यहाँ पे 10 स्टेट्स, ठीक है, 10 स्टेट्स को यहाँ पर जो है 10 स्टेट्स के जो शेड्यूल्ड एरियाज़ है उसको इंक्लूड करा गया है। और पांचवें शेड्यूल के जितने भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल किस में दिए गए हैं, वो आर्टिकल 244(1) में दिए गए हैं। और यहीं अगर हम सिक्स शेड्यूल की बात करें तो सिक्स शेड्यूल के जितने भी प्रोविजंस हैं वो किस में दिए गए हैं, 244(2) में, प्लस आर्टिकल नंबर 275(1) में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेंगे पांचवी अनुसूची को। तो अगर हम पांचवी अनुसूची की पूरी बात करें तो पांचवी अनुसूची क्या कहती है, ये जो है यहाँ पे जो जितने भी शेड्यूल एरियाज़ हैं उसको उसको एक अलग बनाने की बात करती है। और यहाँ पे इसको बात करती है कि ये जो फिफ्थ शेड्यूल जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं अन्य राज्य में, एक्सेप्ट जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो कि छठी शेड्यूल के एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे इनको जो है शेड्यूल एरियाज़ को एक डिफरेंटली उनको उनके साथ जो है डिफरेंटली तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए। उनको व्यवहार जो है उनको उनको जो है अलग तरीके से प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है कि उनको कुछ जो है स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए बनाए गए हैं जो कि फिफ्थ शेड्यूल में रखे गए हैं। और तो उनकी जो है उनकी कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव करना है, उनके वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम करना है, तो ये सब जो चीज़ें दी गई हैं वो कहाँ दी गई हैं, वो फिफ्थ शेड्यूल में ही दी गई हैं। तो अगर हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो जो जितने भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनकी घोषणा करने की, जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं फिफ्थ पाँचवीं अनुसूची के अंदर, उनको जो है उनको ऐसे जो जितने भी क्षेत्र हैं उनको घोषणा करने की पावर किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है वही वो जो है किसी भी एरिया को जो है उसको जो है शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है। और जो भी शेड्यूल्ड एरिया है उसकी सीमा जो है उसका नाम बदल सकता है, उसकी सीमा बदल सकता है, और क्या कहते हैं उसकी सीमा को ऑल्टर कर सकता है, बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, उसकी बाउंड्री लाइन को करना है, या फिर किसी भी तरह का जो उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसमें अगर कोई भी फेरबदल करनी है, ऑल्टर करना है, तो उसके लिए जो है ये शक्ति जो है सभी शक्ति जो है प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन ये जो है वहाँ के जो गवर्नर है उसके एसेंट के बाद ही, उससे विचार विमर्श करने के बाद ही प्रेसिडेंट कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राज्य और केंद्र की कार्यकारी शक्ति की, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर की, तो यहाँ पर क्या है, जितनी भी कार्यकारी शक्ति है, ठीक है, जो भी जितने भी यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है, उनकी जो जितनी भी कार्यकारी शक्ति है वो कहाँ तक, वो राज्यों तक ही सीमित है। ठीक है, वो केवल जो है वो स्टेट के पर्व्यू में ही आती है। और ये गवर्नर की यहाँ पे गवर्नर जो है, जो राज्यपाल है, यहाँ पे उनको जो है स्पेशल पावर्स दी गई हैं इस पूरे क्षेत्र के ऊपर। तो उसको जो है वहाँ पे जो है, और जो गवर्नर है उसको क्या करना है, उसको अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है प्रेसिडेंट को एनुअली, या फिर जब भी प्रेसिडेंट कहे तो उसको एनुअली तो उसको अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, उस एरिया के जो है प्रशासन को लेके उसे पूरी अपनी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। और यही अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र के पास क्या शक्ति होती है, केंद्र को राज्य को निर्देश देने की शक्ति होती है कि अगर कोई भी फेरबदल करना है, प्रशासनिक कार्य में कोई
कोई भी फेरबदल करना है तो राज्य तो जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र जो होता है वो केवल राज्य को जो है वहाँ पे निर्देश देती है, और जितने भी जो कदम उठाए जाते हैं एक्चुअल में वो वहाँ के जो है राज्य द्वारा ही उठाए जाते हैं, वो वहाँ के गवर्नर द्वारा ही उठाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि यहाँ पे एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए, जनजातीय सलाहकार परिषद होना चाहिए, जो कि काम क्या करेगा, वो जो जिसका काम होगा जनजातियों के कल्याण के लिए। ठीक है, जितना भी उनका वेलफेयर होना है, उनका किस तरीके से विकास करना है, उनकी क्या क्या राइट्स देनी है, उनको क्या क्या शक्तियाँ प्रदान करनी है, तो ये सारा कार्य कौन करता है, ये सारा कार्य करेगी यहाँ की जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जो इसके अंदर जिसका गठन किया जा रहा है। तो वो उसका कार्य क्या होता है कि उनके जितने भी जनजाति है, आदिवासी जो है वहाँ के, उनके कल्याण के लिए कार्य करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए जो है इस बॉडी का गठन किया जाता है। और इस जो बॉडी है इसमें जो है 20 सदस्य होते हैं, जिसमें कि तो 3 से चौथाई सदस्य होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन से लॉज जो है वो शेड्यूल्ड एरिया में कौन कौन से कैसे लॉज जो है अप्लाई होते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है कौन कौन से कानून हैं, तो ये राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो राज्यपाल जब तक नहीं बताएगा कि कौन से लॉज यहाँ पे कौन से लॉज अप्लाई होंगे, कौन से नहीं होंगे, तो ये सब डिसाइड कौन करता है, ये राज्यपाल ही करता है, वहाँ का गवर्नर ही करता है। और जो भी आदिवासी होते हैं, जो भी गवर्नर जो है वहाँ की जो पीस है या फिर जो गुड गवर्नेंस के लिए क्या कार्य करना है, जो है ये ये जो बॉडी है जो है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, इसकी सलाह के बाद ही कोई भी जो है डिसीजन लेता है। और जो है गवर्नर डिसाइड भी ये करता है कि यहाँ पे अगर कोई भी संसद द्वारा कोई भी अगर लॉ पास किया गया है या फिर विधानसभा द्वारा कोई भी लॉ पास किया गया है, तो गवर्नर उसके पास ये शक्ति है कि वो उस लॉ में ये डिसाइड कर सके कि ये उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पर जो है ये लागू होगा कि नहीं, और अगर लागू होता है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, तो ये सारी शक्ति जो है वो गवर्नर के पास है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गवर्नर है उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं 5th शेड्यूल के अंतर्गत। और यहाँ पर ये भी जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है और जो गवर्नर है, ये यहाँ पे जो मनी लेंडिंग का जो काम होता है, पैसे लेन देन के काम होते के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, इसमें भी जो है इन लोग का डिसीजन ये बहुत हद तक मायने रखता है, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं वो बहुत हद तक जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ताकि उनके जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो गवर्नर है, यहाँ पर जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, वो उनके कल्याण के लिए यहाँ पे कार्य करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर 6th शेड्यूल कौन क्या कहता है। तो 6th शेड्यूल जो है वो ऐसे रीजन, वो केवल 4 राज्यों की जो रीजन्स है उसके लिए बात करता है, और वो कौन से रीजन्स है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। ठीक है, जो इन 4 राज्यों के अंतर्गत जितने भी शेड्यूल एरियाज आते हैं, तो उसके लिए बात जो है वो 6th शेड्यूल में की जाती है। तो इसमें जो है डिक्लेरेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, स्वायत्त जिले की इसके अंतर्गत घोषणा की जाती है इन चारों राज्यों के अंतर्गत। और ये शक्ति किसके पास होती है, ये गवर्नर के पास होती है, राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि वो जो है स्वायत्त जिले के क्षेत्र को व्यवस्थित कर सके, उसका गठन कर सके, उसका पुनर्गठन कर सकें, या फिर उसको बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास होती है, वो राज्यपाल के पास ही होती है। इसके बाद जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, कार्यकारी शक्ति होती है, वो राज्य के साथ ही निहित होती है। उसमें केवल जो है उसी राज्य का, वो पर्टिकुलर जो स्टेट है उसी की से होती है, उसी का डिसीजन फाइनल होता है। और जितनी भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जिसमें कि 30 सदस्य होते हैं, और जिसमें कि जो 4 सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, और अन्य जो 26 जो मेंबर्स होते हैं वो जो है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के द्वारा जो प्रॉपर वोटिंग होती है उसके द्वारा जो है इसमें चुने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। और जितने भी जो
ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक अलग से रीजनल काउंसिल बनाने का भी यहाँ पे गठन करने का भी प्रावधान दिया गया है। और अगर ऐसे कोई भी है जहाँ पे ऐसा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि नहीं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि कई सारे जो हैं जनजाति रह रहे हैं, तो उनके लिए अलग अलग जो है रीजनल काउंसिल बनाने का भी यहाँ पर प्रावधान है। और जितनी भी ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या रीजनल काउंसिल है, जिला या क्षेत्रीय परिषद है, इनके पास जो है कानून बनाने की भी बहुत हद तक शक्ति होती है। इनके पास सिविल और जुडिशियल पावर्स होती हैं और वो ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई इश्यूज़ हैं जिन पर कि वो जो है लॉज बना सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर वहाँ के फॉरेस्ट्री को लेके, फिशिंग को लेके, वहाँ के जो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, मैरिज, डाइवोर्स, इन सब के ऊपर जो है यहाँ पर जो रीजनल काउंसिल और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इस पर लॉज बनाने के लिए यहाँ पर जो इनको अधिकार दिया गया है। जितने भी पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट है या फिर जो यहाँ के विधानसभा का जो विधानमंडल का कोई भी अधिनियम है, तो इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट पर किस हद तक उसको जो है यहाँ पर अप्लाई होगा ये भी डिसाइड करती है। ठीक है। तो इसलिए जो हम देखते हैं कि जो छठी शेड्यूल में जो है यहाँ पर जो है बहुत हद तक अगर हम डिफरेंस देखें तो छठी शेड्यूल में जो बहुत हद तक जो पावर है वो किसके पास है, वो रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास है। लेकिन फिफ्थ शेड्यूल में पावर किसके पास सबसे ज़्यादा थी, वहाँ पे वो है गवर्नर के पास सबसे ज़्यादा थी। और ये इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर इन एरियाज़ में, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत अगर कोई भी एरियाज़ में अगर वहाँ पे मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसकी बाउंड्री में चेंज किया जाता है और उसके एरियाज़ को इंक्रीज़ किया जाता है, डिक्रीज़ किया जाता है, तो वो आर्टिकल 368 जो अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो आर्टिकल जो सॉरी जो अनुसूची छठी है, तो इसका क्या महत्व है, अब हम इसको भी एक बार समझ लेंगे। तो यहाँ के जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसके अंतर्गत जो रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आती है, उनके पास जैसे कि हमने बात की बहुत तरह की न्यायिक शक्ति होती है और उन सिविल पावर्स होती हैं, जुडिशियल पावर्स होती हैं, और वहाँ पे उनके पास शक्ति होती है कि वो ग्राम न्यायालय भी वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, जो कि वहाँ के जो लोकल केसेस हैं उसको हैंडल करने के लिए जो है वहाँ पे विलेज कोर्ट्स का भी गठन किया जा सकता है। और जितनी भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं वो बहुत तरह के, जैसे हमने बात की कि लॉज बना सकती हैं, जैसे कि लैंड पे, फॉरेस्ट पे, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी पे, मैरिज है, डाइवोर्स है, इन सभी पे इन सभी पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है इन सभी विषयों पर कानून बना सकती हैं। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जैसे कि हमने बात की कि अरुणाचल प्रदेश ने जो है जो अपने आप को जो है उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट को जो है उस छठी शेड्यूल के अंतर्गत रखने की मांग की है, तो इसके क्यों ऐसी मांग हो रही है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर हम वो समझे तो बेनिफिट्स क्या है कि जो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको वहाँ पे ज़्यादा स्वायत्ता मिलती है। तो वहाँ के जो लॉज क्या क्या बनाने हैं और क्या क्या उनके कल्याण के लिए, उसके वहाँ के विकास, उस क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा पावर किसके पास होती है, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पास ज़्यादा पावर होती है। जितनी भी लोकल काउंसिल्स होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा स्थानीय परिषदों के पास जो है अधिक शक्तियाँ होती हैं, जो कि वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के जो जनजाति है उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उनके कल्याण के लिए जो है काम करती है। इसी के साथ साथ जो है इन जितनी भी छठी शेड्यूल के जो सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत जितनी भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनको अलग से जो है कुछ ग्रांट्स दिया जाता है। जब भी कोई डेवलपमेंट स्कीम को अगर वहाँ पे अगर चालू करना है, शुरू करना है, तो उसके लिए उनके पास अलग से ग्रांट्स आते हैं। जैसे कि अगर हेल्थ सेक्टर के लिए या फिर एजुकेशन सेक्टर के लिए अगर कोई भी स्कीम है, तो यहाँ पे जो सिक्स शेड्यूल के अंदर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अलग से ग्रांट दिया जाता है, ताकि यहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए वो पॉलिसी को और अच्छी तरीके से जो है वहाँ पे लगाया जा सके, लेकर आया जा सके, ताकि उनके वहाँ पे कल्याण हो सके। और यहाँ पर इसमें जो है बहुत सारे जो हैं और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि यहाँ की जो लोकल काउंसिल है वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर कौन से जो है लॉज जो हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे और कौन से नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की, ठीक है, तो यहाँ पे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, तो उस जो जितने भी छठी अनुसूची के अंतर्गत जो शामिल हैं, जो 4 राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और इसके अंतर्गत जो 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर इन क्षेत्रों में और जितने भी इनर लाइन परमिट वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके अंतर्गत जो है
यहाँ पे ये लॉ जो है वहाँ पे लागू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो लोकल काउंसिल्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मतलब कि इनको बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर हमें यहाँ पे बहुत सारी इनकी इससे संबंधित समस्याएं भी हैं। जैसे कि ये कहा तो जाता है कि यहाँ पे जो है आदिवासी समुदाय है उनके पास ज़्यादा स्वायत्ता है, लेकिन आदिवासी समुदाय के स्वायत्ता के नाम पर जो है इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? इनको कंट्रोल अधिकतर जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और जितना भी जिला परिषद होता है या फिर जो विधानसभा होती है, ठीक है, जितनी भी रीजनल काउंसिल है और विधानसभा जो होती हैं, उनके जो अक्सर जो इंटरेस्ट होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है इनके मतभेद होता है। तो यहाँ पर जो इस पूरे का एरियाज़ का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। तो यहाँ पे इसके विकास के लिए जो यहाँ पे विकास का जो है बहुत ज़्यादा अभाव होता है। कई बार जो होता है जो बजट की जो डिमांड की जाती है और जो राज्य सरकार से जो पैसा मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है, जिससे कि पूरा जो क्षेत्र होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है उसके विकास पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो है फरवरी 2019 में, ठीक है, 2019 में जो हमारे फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन जो है, उसने क्या कहा है, उसने वो एक 125वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आया था। उसने बोला था कि एक बिल लाने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें कि जितने भी जो 10 स्वायत्त परिषद हैं, ठीक है, जितने भी 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं इन 4 स्टेट्स के अंतर्गत, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स देने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स देने की ज़रूरत है। तभी जो यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनका वेलफेयर हो सकेगा, उनका कल्याण के लिए हम काम कर सकेंगे और तभी उनका विकास हो सकेगा। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।